हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने किया था प्रोकैरियोटिक सिस्टम ख़त्म। आज हम यूकैरियोटिक सिस्टम पढ़ेंगे एंड इसके बाद द सेल एंड द यूनिट ऑफ लाइफ आपका ख़त्म हो जाएगा। एंड क्वेश्चन इसी चीट शीट से बनेगा, बट आई एडवाइज यू टू रीड एनसीईआरटी वंस बिफोर डूइंग शॉर्ट मैप विद मी। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी तो ये पढ़ लो, तुम्हारे 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यूकैरियोटिक सेल में हमने कल बात की थी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो चुकी है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनालिज मेम्ब्रेन बाउंड हो चुकी है और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल मैंने कल पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये साथ में अपना काम फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। सबसे पहले पढ़ेंगे द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल फेस, अंदर वाली साइड, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म को फेस करती है साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड हैं तो वो रफ सरफेस हो जाएगा, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं रफ ईआर। ये किस में हेल्प करता है? हमें प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस होते हैं, क्योंकि रफ ईआर हम ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब जो स्मूथ ईआर है, इसके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं एब्सेंट, देयरफॉर ये कहाँ पे हेल्प करते हैं? लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस में। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं, यहाँ पे लिख लेना। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर एंड द मेन एंजाइम दैट वर्क्स हेयर इज P450 मोनोऑक्सीजनेज। कौन सा एंजाइम है? P450 मोनोऑक्सीजनेज। ठीक है, फिर आता है हमारा गोल्जी अपरेटस। अब इनको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। इसमें बहुत सारी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक्स होती हैं, सिस्टर्ने होती हैं, जिनका डायमीटर होता है 0.5 μm to 1 μm। अब फर्दर इसमें भी दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस, विच आर स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब ये दोनों फेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जो सिस्टर्नी है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होता है न्यूक्लियस के पास विद कन्वेक्स सिस फॉर्मिंग फेस। सिस को हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं क्योंकि वहाँ से न्यू वेसिकल फॉर्म होती हैं। और कॉन्केव ट्रांस मैच्योरिंग फेस, TM से याद कर लो, TM ट्रांस मैच्योरिंग फेस, जहाँ पे मैच्योर होती हैं वेसिकल्स, आर इंटरकनेक्टेड। अब गोल्गी जो है ये हमारा पैकेजिंग का फंक्शन करता है और ये हमारा सिक्रीशन का फंक्शन करता है। गोल्गी में ग्लाइकोसाइलेशन भी होती है। कौन सी ग्लाइकोसाइलेशन होती है? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है। परफॉर्म पैकेजिंग टू डिलीवर आउटसाइड और इनसाइड सेल एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। Material in the form of vesicles are passed to cis from ER, processing take place। फिर पैकेज मटेरियल जो है ट्रांसफेस को लीव कर देता है। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी डेब्रिस हमारा बॉडी में ऐसा है कि जो हमें छांटना है, वो कहाँ जाके मरता है? लाइसोसोम में। They are membrane bound vesicular structure formed by Golgi rich in hydrolytic enzyme। अब इसके जो एंजाइम है वो लिटिक है, मतलब वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसमें प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का डिग्रेडेशन होता है। और ये कौन से पीएच पे एक्टिवेट रहते हैं? एसिडिक पीएच पे। वैक्यूल्स कंटेन वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मटेरियल। ठीक है, वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करता है। प्लांट्स में जो वैक्यूल है वो 90% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये आपका पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है। अमीबा में, पैरामीशियम में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन का काम करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हारी स्टेटमेंट में पूछा गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो स्टेन है वो जेनस ग्रीन डाई से स्टेन होता है। कौन सी डाई से स्टेन होता है? जानस ग्रीन। स्पेसिफिकली स्टेन्ड सॉसेज शेप्ड सिलेंड्रिकल। अब इसकी मेजरमेंट दे रखी है। अब एक चीज़ याद रखना, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनालिज नहीं है, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन था? मीजोसोम, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर था, रेस्पिरेशन में काम कर रहा था।
अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनेली के लिए, और इसके जो क्रिस्टे हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब हमारी जो TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल या क्रेब्स साइकिल, वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द एंजाइम विच इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो है आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजीनेज। कौन सा है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजीनेज। फिर एक चीज़ और याद रखना, मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट इज आस्क्ड ट्वाइस थ्राइस इन HTET PGT बायो। outer membrane form continuous limiting boundary for organelle and cristae, increase surface area which is site for aerobic respiration। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ये ATP प्रोवाइड करता है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और ये एसोसिएटेड होता है इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम से। अब इसमें होता है मैट्रिक्स जिसको हम IMS पे बोलते हैं, उसमें होता है सिंगल सर्कुलर DNA RNA मॉलिक्यूल प्लस जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर 70S। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड किससे होता है? फिजन से। प्लास्टिड ये सारे प्लांट्स में यूग्लियनॉइड्स में इजीली अवेलेबल होता है और ये माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जा सकता है। प्लास्टिड में अलग अलग पिगमेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल इट स्टोर्स। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट है फॉर लाइट ट्रैपिंग। क्रोमोप्लास्ट में आते हैं आपके कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। अब ये पूछा जा सकता है ज़ेंथोफिल आर फैट सॉल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट, ये रेड येलो ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है एल्गे में। ल्यूकोप्लास्ट हैं कलरलेस प्लास्टिड जो स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन पोटैटो, ज़रूरी नहीं है प्लांट्स भी आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ये याद रखना है। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट एंड अल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। इसीलिए हम बोलते हैं ना मोनोकोट की सीड में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, क्योंकि इसमें प्रोटीन की कंपोजिशन होती है ज़्यादा। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल। Chlamydomonas have 1 chloroplast per cell, mesophil have 20 to 40 chloroplast per cell। अब ग्राना और स्ट्रोमा कहाँ पे पढ़ते हैं हम? C3 साइकिल में। ग्राना आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरग्रेनल थाइलोकॉइड। मेम्ब्रेन जो है वो थाइलोकॉइड की वो एनक्लोज करती है ल्यूमिन को। स्ट्रोमा कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA एंड 70S राइबोसोम्स। सी दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, देन वी हैव इनर मेम्ब्रेन। फिर आता है ग्राना, सिक्के से याद रखो ग्राना, ठीक है। अब ग्राना जो है वो सिक्कों का स्टैक है, थाइलोकॉइड जो है वो सिंगल सिक्का है, ठीक है। और स्ट्रोमा के बीच में एक चीज़ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लेमेला, जो दो ग्राना को आपस में कनेक्ट कर रही है, और स्ट्रोमा हमारा क्लोरोप्लास्ट की तरह है, ओके। देन वी हैव राइबोसोम in 1953 discovered by George Pallet under electron microscope. Ribosomes are composed of RNA and proteins, and this is the same composition of your Nissl granule, okay, Nissl granule. Then we have 80S that constitute 60S 40S where S stand for sedimentation coefficient और Swedberg coefficient, ठीक है। देन वी हैव साइटोस्केलेटन, ये होते हैं नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसमें आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर आते हैं आपके माइक्रोफिलामेंट्स एंड फिर आता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। IF जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन वी हैव सिलिया एंड फ्लैचुला। सिलिया एंड फ्लैचुला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स। सिलिया आर लाइक ओर्स, हेल्प इन सेल मूवमेंट। पैरामीशियम की आउटर बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, हमारी फैलोपियन ट्यूब में सिलिया प्रेजेंट होते हैं। देयर कोर कोल्ड एक्सोनीम हैव मैनी माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू एक्सिस। एक्सोनीम का अरेंजमेंट जो है वो 9+2 एरे होता है कि 9 पेयर ऑफ डबलेट जो हैं वो रेडियली अरेंज्ड होंगे, सेंट्रली प्लेस्ड 1 माइक्रोट्यूब्यूल। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो एक दूसरे से किससे कनेक्ट होंगे? ब्रिजेस से कनेक्टेड होंगे, enclosed in central sheath and sheath is connected to one of the tubule of each diplet by radial spoke। टोटल रेडियल स्पोक होते हैं 9। पेरिफेरल डबलेट जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं लिंकर से। बोथ एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके पास ही होगा, ठीक है। देन वी हैव बीच में जो ये हाफ सी दिख रहे हैं रेड कलर के, वो हो गई हमारी सेंट्रल शीथ। अब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल वो हैं जो ये कंप्लीट 13 वाले के पीछे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? इंटरडबलेट ब्रिज से।
अब बीच वाले 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। Then we have centrosome and centriole. Centrosome is an organelle containing 2 cylindrical structure. Centrosome मतलब 2 centriole से बने हुए हैं जो amorphous pericentriolar material से लाई करते हैं, सराउंड करते हैं और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई करते हैं, अरेंज लाइक कार्ट व्हील। दे आर मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ पेरिफेरल ट्यूबुलर प्रोटीन जिनको हम A-B-C से डेजिग्नेट करते हैं। इट्स सेंटर पार्ट इज हब proteinaceous which is connected to triplet by radial spokes. They form base of cilia, flagella, spindle fibers. अब आती है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जिसमें एंजाइम होता है और ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है। देन वी हैव न्यूक्लियस दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब हमें न्यूक्लियोलस को स्टेन करना होता है ना, तो हम नॉर रीजन को स्टेन करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। और हम कौन सी टाइप की स्टेनिंग यूज़ करते हैं नॉर रीजन को स्टेन करने के लिए? याद रखना, सिल्वर स्टेनिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सी थी? जानस ग्रीन। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। मटीरियल स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, यूजुअली फ्यूजन डाई, ठीक है, वॉज नेम्ड क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। आप आज इतना ही पढ़ लें, बाकी मैं कल